इफ़ यू वुड हैव मेट मी इन माई फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स, मैं आपको तब बोलता मेरा थ्योरेटिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है। एमएससी फिजिक्स में सेकेंड ईयर में जनरली स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसमें मेरे पास एस्ट्रोफिजिक्स नहीं था, मेरे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। इंडिया में पीएचडी, आपने अपने दोस्तों से बात करी होगी इंडिया के पीएचडी से, इंडिया में पीएचडी का प्लस बाहर के पीएचडी का फ़र्क क्या है? इंडिया का जो है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। इंडिया जो है करीबन 0.5 या 0.6% ऑफ इट्स जीडीपी इट एलोकेट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, which is also below the global average of 1.8%. तो 3 times अगर आप सारी कंट्रीज़ को लें, उनका जीडीपी देखें तो it becomes slightly 3 times less. किसी को अगर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, तो उसका पाथ क्या रहेगा इंडिया में अगर कोई बच्चा देख रहा है? जब आप पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरली नो वंस एक्सपेक्टिंग यू कि आपको रिसर्च पता हो, पर आप फिर भी एक आउट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी आप लिख पाते हैं, आप लिखते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, आप वो लिखते हैं, इवेंचुअली आपका इंटरव्यू होता है। पीएचडी करने के बाद जो लाइफ होती है वो किस तरीके की होती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? एज अ रिसर्चर आप काम करते हो या एज अ प्रोफेसर आप काम करते हो? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक पीएचडी वाले का दिनचर्या कैसा होता है जब आप बाहर से पीएचडी कर रहे होते हैं, और किस तरीके का हार्डवर्क वहाँ पे करना होता है? आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप हार्ड वर्क ऑटोमेटिकली करेंगे, बट पीएचडी आई अंडरस्टैंड इट टू बी अ टीम वर्क प्राइमरीली बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर। एक रियलिटी चेक एक जनरल किसी भी स्टूडेंट के लिए जो है जॉब्स मिलना एंड जॉब्स में सस्टेन करना या जॉब्स परमानेंट होना, इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग इन जनरल, सिर्फ रिसर्च में नहीं, इन जनरल लाइक आप कहीं की भी बात करें। इस पर भी आते हैं। तो आपने कहा रिसर्च कर सकते हैं, तो अब थोड़ा सा ना आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं, प्लस थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ भी चलते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को जो 11वीं में है, 12वीं में है, 10वीं में है, उनको अगर आपकी तरह रिसर्च करना है, क्या करना पड़ेगा? उनको अगर आपकी तरह एक रिसर्चर बनना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, तो क्या चीज़ करनी पड़ेगी? प्लस एक्चुअल एस्ट्रोनॉमर्स का काम क्या होता है, फैसिनेटिंग जो काम है उसके पीछे की रियलिटी क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। कितनी रातें, कितने डार्क सर्कल्स आपके जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और कितने रातें आपको काली करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आपको कितने टाइम बाद कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाई देती है। बात करते हैं सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बैचलर्स इन फिजिक्स ऑनर्स था, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज DU। वेंकटेश्वर कॉलेज में, साउथ दिल्ली था? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। उसके बाद फिर एमएससी कैसे मिला? एमएससी फिजिक्स जो है वो 2013 से 2015 करी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से ही, मेरिट बेसिस पे। एक बात बताइए, आपने 2000 कौन से में एडमिशन लिया था? 2009 में? 2010 से 2013 BSc। 2010 से 2013 BSc। फिजिक्स उस टाइम लेना किस तरीके का डिसीजन था? मतलब कि कई बार होता है ना कि लोग हमें करियर गाइडेंस दे रहे होते हैं, प्लस उस टाइम पे आपके पास क्या करियर गाइडेंस थी जो आपने फिजिक्स लिया? दूसरी बात, आपका इंटरेस्ट कैसे आया एस्ट्रोनॉमी की तरफ, इस तरफ? बहुत एक थोड़ा सा यूनिक ही रहा इसमें। ब्रॉडली स्पीकिंग एट द आउटसेट आई विल से कि एट प्रेजेंट एस्ट्रोफिजिक्स में जो है सिर्फ नेचुरल साइंस या जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स में रहे वो नहीं, काफ़ी इंजीनियर बीटेक बैकग्राउंड के लोग भी आ रहे हैं जस्ट एट द आउटसेट। बट हम कोडिंग क्योंकि बहुत सारी होती है, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, मैं भी बहुत कोडिंग करता हूँ, बट नाउ विच आई होप वी कम टू दिस लेटर। बट मेरा बात ऐसे रहा कि नेचुरली 11th में जो है मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली PCM लिया था, तो प्लान यही था इंजीनियरिंग करनी है, IIT जाना है या कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि 4 साल के बाद जो है जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर हैं। 11th में जो है मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे कार्बन बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, जो हम बेंजीन रिंग्स पढ़ते थे या हम ये सब पढ़ते थे, बहुत इंटरेस्ट था। तो एट दैट पॉइंट इन 11th, नाउ वी आर टॉकिंग 2009, जब मैं 11th में था, तो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड आई थॉट कि ठीक है इंजीनियरिंग करनी है तो केमिकल इंजीनियरिंग में करेंगे। व्हेन 12 स्टार्टेड,
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे फिज़िक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ये सब थे। एंड कोइंसिडेंटली मेरे स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों जगह ही फिज़िक्स टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो एक टीचर्स का जो है बहुत कौन से पॉजिटिव, स्कूल से पढ़े आप? ग्रीनफील्ड स्कूल, सफ्दरजंग इनक्लेव, तो वहीं साउथ दिल्ली से ही। हम यहीं पे बैठे हुए हैं और इनका स्कूल मतलब ग्रीनफील्ड यहीं आसपास ही हाँ, है, 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो टीचर्स का एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ में। तो ट्वेल्थ में जब दोनों जगह ही फिज़िक्स के टीचर काफ़ी अच्छे मिले तो मुझे फ़िज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। आई थिंक फॉर द फर्स्ट लाइफ वो रियलाइजेशन हुई थी कि ओके, फ़िज़िक्स एक इक्वेशन की फॉर्म में या एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में इट्स promising the explanation of everything happening in the universe, starting from the very microscopic scale कि आप बीटा डीके, एटम या ये सब पढ़ रहे हैं, टू द मैक्रोस्कोपिक स्केल्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज एंड सो ऑन। तो आई थिंक वो ट्वेल्थ में फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ। एंड धीरे धीरे मेरा फिज़िक्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन होने लग गया कंपेयर टू इंजीनियरिंग, विच वॉज मच मोर एप्लीकेशन बेस्ड in numerical solving. I started finding it much more interesting to get lost in the why and how of things, rather than solving only numericals. Numerical solving is very important in science in general. मैं उसको negate नहीं कर रहा, but yes, मुझे how and why का ज़्यादा interest था। तो फिर आई शेयर्ड विथ माई फैमिली, माई फादर, कि मैं फ़िज़िक्स में मुझे कुछ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इट वॉज़ अ वेरी, ही रिसीव्ड इट वेरी पॉजिटिवली। ही सेड कि लाइक पक्का है, कर लेगा। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी जो है वो उनका गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया से जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो फैमिली में एज सच, क्लोज फैमिली में रिसर्च फील्ड में एज सच कोई नहीं है। तो ही सेड कि कर लेगा, पक्की बात है, यू रियली वांट टू परस्यू इट एंड ऑल दैट। आई सेड येस। तो देन दैट्स हाउ आई मेरिट, सीबीएसई के मेरिट बेसिस पे जो है वेंकी में, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में हुआ बीएससी। उसके बाद फिर बीएससी में मैंने, आपने ये भी पूछा कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे इंटरेस्ट आया। पीएचडी स्टार्ट करने तक एस्ट्रोनॉमी में कोई इंटरेस्ट नहीं आया एज सच। बीएससी में मैंने इंटर्नशिप्स की या समर स्कूल प्रोग्राम, विंटर स्कूल प्रोग्राम काफ़ी किए। मैंने लेज़र फिज़िक्स में किया फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में किया, प्लाज्मा, कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो बीएससी टाइम में ही कुछ 2-3 या 4 जो है फेलोशिप्स, समर स्कूल्स करने का मौका मिला। लेज़र फिज़िक्स में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स कोलकाता में, प्लाज्मा रिसर्च में। तो 2-3 डिफरेंट जो है वो रहा। फिर एमएससी फ़िज़िक्स के टाइम भी टीआईएफआर ऊटी में है, वहाँ पे कॉस्मिक रे से रिलेटेड जो है हमारा एक छोटा सा विंटर स्कूल था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वहाँ पे भी किया। बट तब तक इफ़ यू वुड हैव मेट मी इन माई फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स, मैं आपको तब बोलता मेरा थियोरेटिकल फिज़िक्स या क्वांटम फिज़िक्स या पार्टिकल फिज़िक्स में इंटरेस्ट है। एमएससी फ़िज़िक्स में सेकेंड ईयर में जनरली स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसमें मेरे पास एस्ट्रोफिज़िक्स नहीं था। मेरे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, क्वांटम फील्ड थ्योरी थी, पार्टिकल फिज़िक्स था, एस्ट्रोफिज़िक्स नहीं था। पार्टली ऑल्सो बिकॉज उस समय पे आप एस्ट्रोफिज़िक्स उस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के साथ नहीं ले सकते थे फॉर एग्ज़ाम्पल। बट इट्स ओनली विद पीएचडी इन फिज़िक्स जो 2015 में मैंने की कि फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज टू एस्ट्रोफिज़िक्स एक्चुअली। अचानक से ये कैसे हुआ, मतलब हृदय परिवर्तन क्या, कहाँ से आया ये? हृदय परिवर्तन नहीं आया, इट्स अ मिक्स ऑफ हृदय परिवर्तन एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ। जब एमएससी फिज़िक्स ख़त्म करी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मुझे रिसर्च करनी थी, मुझे पीएचडी करनी थी। बट इंडिया के बारे में कुछ ऐसी, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब दिल्ली में भी मैं कभी बाहर नहीं रहा था बहुत टाइम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। इंडिया में मैं थोड़ा रिलक्टेंट था पीएचडी करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इंटरेस्ट था। बट आई हैड अ जॉब इन हैंड आफ्टर मास्टर्स, एक इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी। बट इन पैरेलल वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बाहर जाने की कभी भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था फॉर एग्ज़ाम्पल। पास्ट में भी मैंने बीएससी एमएससी में भी जब भी मैंने बाहर अप्लाई किया था कि राइटिंग रैंडम ईमेल्स टू रैंडम प्रोफेसर्स, बाहर यूके हो, यूएस हो, कहीं भी, कि मुझे इंटरेस्ट है आपकी लैब में आके काम करने का, मुझे इंटरेस्ट है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड ऑल्सो आई थॉट कि नहीं, ये बहुत दूर के अंगूर हैं, मैं बस की नहीं है, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जाके वो चीज़ करने का। एंड मे बी अगर मैं जाऊँगा तो मुझे एटलीस्ट दोबारा से मास्टर्स या बैचलर्स करनी पड़ेगी उनका लेवल मैच करने के लिए।
तो ऐसी लाइन ऑफ थिंकिंग थी। बट इन पैरेलल जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हो रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज अप्लाइंग अब्रॉड, शी हैड ऑलवेज वांटेड टू गो आउटसाइड, तो वो अब्रॉड जाना चाहती थी, तो शी वॉज़ अप्लाइंग एंड शी यूज़ टू शेयर हर स्टोरीज़ विद मी कि मेरा आज इंटरव्यू था या वहाँ एप्लीकेशन सबमिट की, एंड आई यूज़ टू लिसन। तो उसने मुझे काइंड ऑफ मोटिवेट किया कि मैंने एक जगह फ्रांस में अप्लाई किया है, मेरा शायद ना हो, तू अप्लाई करके देख ले। And I applied, and coincidentally I got a positive response. वो पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स की पोजीशन थी, एंड सो कहाँ दैट्स पे? हाउ, फ्रांस में स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से है, द ओनली प्लेस आई अप्लाइड फॉर पीएचडी, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इट। तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह था या फिर? कोई एग्ज़ाम नहीं था, बेसिक द इंटायर प्रोसीजर वाज कि मैंने उन प्रोफेसर को जो अल्टीमेटली मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र बन जाएंगे, मैंने उनको ईमेल लिखी अपने सीवी के साथ कि मेरी ये सिचुएशन है, आई एम दिस एंड दिस एंड आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। विद इन 2 आवर्स वी हैड अ स्काइप कॉल जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या करते हैं, एंड उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था जो भी वो बोल रहे थे। इट वॉज अ वेरी वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। वो उस टाइम डार्क मैटर बोल रहे थे, वो मेटालिसिटी जो सब हमने डिस्कस हाँ। किया वो बोल रहे थे, एंड आई वाज जस्ट नॉडिंग लाइक अ डम पर्सन। कौन थे ये हमारे? वो प्रोफेसर रॉड्रिगो इबाटा हैं, एंड वो रॉड्रिगो इस वक्त इबाटा। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में वो काम करते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव मेट इन माई लाइफ। तो वो बोल रहे थे बट मैं नहीं समझ पा रहा था कुछ, जो मैंने उनको नहीं बोला, ऑफ कोर्स, अदर शायद पीएचडी नहीं मिलती। So he explained to me, and whatever he found nice about me, maybe it was my MSc score or maybe just my generic interest, I do not know, but he endorsed me as a PhD candidate. कोई एग्ज़ाम नहीं था। जनरली यूरोप में लोग टोफिल या IELTS भी देते हैं टू प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। मुझे फ्रांस में एटलीस्ट कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुड ऑल्सो भी बिकॉज फ्रांस इट सेल्फ इज़ अ फ्रेंच स्पीकिंग नेशन। ऑल्दो आप रिसर्च जाते हैं तो रिसर्च इज़ जनरली इंग्लिश स्पीकिंग, आप कहीं भी जाते हैं, क्योंकि रिसर्च इज़ अ वेरी इंटरनेशनल अरीना, तो इंग्लिश ही हर जगह चलती है, चाहे आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, चाहे आप कॉन्फ्रेंस में टॉक्स दे रहे हो, जो भी हो। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू माय पीएचडी इन फ्रांस। सही। तो इस तरीके से एस्ट्रोफिजिक्स तो मिल गई। एस्ट्रोफिजिक्स मिलने के बाद कहानी किस तरफ को मुड़ी? मतलब कि फिर डार्क मैटर तो आपके जो गुरु हैं उनके हिस्से से आ गया, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी भी वहीं से आया। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्टली। गैलेक्सी भी वहीं ही से इज़ वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आया। इनवाइट सेंट। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए कि जब आप बाहर कंट्री में जाके रिसर्च कर रहे होते हैं, पहली बात तो इंडिया में पीएचडी, आपने अपने दोस्तों से बात करी होगी इंडिया के पीएचडी से, इंडिया में पीएचडी का प्लस बाहर के पीएचडी का फ़र्क क्या है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे अगर मैं किसी भी जनरल एक किसी बंदे से पूछूं, जनरल एक किसी बंदे से क्या, किसी प्रोफेसर से पूछूं अगर कि सर एमएससी कर ली है, पीएचडी करनी है, कहाँ से की जाए, तो वो सब लोग यही बोलते हैं, इंडिया में मत करो, बाहर चले जाओ, बाहर जाकर आपने पूछा क्यों? हाँ, मैं वही पूछता रहता हूँ हमेशा कि क्यों? तो वो क्या बोलते हैं फिर? वो कहते हैं बाहर अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें अच्छी मिलेंगी, रिसर्च लैब्स अच्छी मिलेंगी, सुपरवाइजर्स हो सकता है अच्छे मिल जाएं, ठीक है। तो इंडिया का हाल उस तरीके से अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने ये चीज़ दीपक धर से पूछी, मैंने ये चीज़ आर शंकर से पूछी, मैंने ये चीज़ जयंत मूर्ति सर से पूछी, सबसे पूछी, रिस्पॉन्स इसी तरीके का मिलता है। तो क्या एक्चुअल फ़र्क है? प्लस पीएचडी जो होती है बाहर की, उसमें कितना रिगर होता है, कितना ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व होते हो आप, प्लस इंडिया में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो? क्योंकि राजा रमन सर ने हमें ये चीज़ बताई थी कि जो बाहर की पीएचडी होती है वो आसान नहीं होती, उसमें रातें सच में काली करनी पड़ती है। तो बताइए थोड़ा। अगेन क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो एक जनरल आंसर तो नहीं दिया जा सकता इसका। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यूरोप की अगर हम यूरोप में भी यू हैव क्लोज टू 40-50 कंट्रीज़, तो वो भी एक ब्रॉड है, बट मैं फिर भी जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ। यूरोप एंड टू सम एक्सटेंट यूएस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, एक जो आप सबसे पहले मोटा मोटा देखते हैं कि सैलरीज आर कंपेरेटिवली हायर
फॉर एग्जांपल वहाँ पे रिसर्च, जैसे आपने बोला, आप और प्रोफेसर्स ने जो बताया, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेटर स्लाइटली। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी ज़्यादा हैं, आपका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, आपके जो है जो सुपरवाइज़र होंगे या जो कलीग्स होंगे, दे आर वेरी मच ड्रिवन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी फंडेड हैं, विच मीन्स कि आप कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा जा सकते हैं, आपके पास टॉप नॉच लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, विच मीन्स आप अपने आप को अलग अलग जगह जाके एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, विच मीन्स इन फ्यूचर वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहा है, जैसे आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एक यूरोप में पर्टिकुलरली ये चीज़ है कि पीएचडी टिपिकली द ड्यूरेशन ऑफ अ पीएचडी इज़ टिपिकली 3 to 4 years, जो आई थिंक यूएस या इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पे 5-6 years तक भी फॉर एग्जांपल लग जाते हैं। माई इम्प्रेशन इज़ इन सम केसेस इन इंडिया मे बी फ्यू थोड़े और भी ज़्यादा शायद लग जाते हैं। तो ये सारे तो एक स्टार्क डिफरेंसेस हैं ही। इंटरनेशनल क्योंकि फंडिंग ज़्यादा है बाहर, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि टू गेट इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट दैट टेक्स मनी, कि आपको मनी चाहिए होती है फॉर एग्जांपल, बट आई थिंक देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर इट. It's to do with how much a country allocates budget to research and development. तो फॉर एग्जांपल इंडिया का जो है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. इंडिया जो है करीबन 0.5 या 0.6% ऑफ इट्स जीडीपी इट एलोकेट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज़ ऑल्सो बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 1.8%. तो 3 times अगर आप सारी कंट्रीज़ को लें, उनका जीडीपी देखें, तो इट बिकम्स स्लाइटली 3 times लेस. अगर आप यूएस, टू सम एक्सटेंट यूके, यूरोप, जापान को देखें, दे स्पेंड क्लोज टू 2 to 3% ऑफ देयर जीडीपी इन R&D. आप इज़राइल या साउथ कोरिया को देखें तो दे स्पेंड क्लोज टू 5% फॉर एग्जांपल. तो अगर एक वो प्रॉपर ब्रेक थ्रू चाहिए, तो आई थिंक दैट्स टू डू विद आप कितना मनी जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. नाउ दिस मनी ऑफ कोर्स लीड्स टू हायर सैलरीज, मोर एम्प्लॉयमेंट, आप और रिसर्चर्स हायर कर सकते हैं, आप और टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स जो है आप बाय कर सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ दैट, नॉट सो मच टू डू विद नेसेसरली द ब्रेन or the smartness, but naturally all of these things do contribute to the आप कितना innovation कर रहे हैं. तो for example India ranks close to 39th या 40th on World Global Innovation Index for example. Not too bad but not too good also, अगर Not too good, और yeah, 39th completely. और 39th रैंक है फॉर एग्जांपल. तो ये सब है. दूसरा बॉटलनेक एक रहता है कि बाहर जो है ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स जो है कम हैं. ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक का मतलब ये है कि पेपर वर्क जो है कम है बाहर, विच मीन्स रिसर्च एक फास्ट पेस पे होती है. अगर आप कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी वो चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं. अगर आपको रीइंबर्समेंट कराना है तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है. अगर आप एक इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं बाहर, लेट्स टॉक अबाउट सम रैंडम इक्विपमेंट जो आपने मंगवाया, जो बाहर 1 से 2 महीने में आ जाएगा, हो सकता है इंडिया में 6 से 12 महीने लगे. ऑल ऑफ दैट बेसिकली स्लोज डाउन योर रिसर्च, कि आप एक ड्राइव में थे कि मुझे ये चाहिए, एंड अब आप जो है आपको कुछ समय बैठना पड़ेगा, बीच में और चीज़ें आ गई फॉर एग्जांपल. तो ये इसका चीज़ें एग्जांपल मैं इन लोगों को अभी दे देता हूँ. मेरा एक दोस्त है जो पीएचडी कर रहा है, अभी अवार्ड नहीं हुई है, हो जाएगी. एक कॉन्फ्रेंस में जाना था भाई को, बाहर देश में. मौका मिला बाहर देश जाने का, भाई कॉन्फ्रेंस में जाना है. द ब्यूरोक्रेट ऑन हिज फेस सेड कि मैं कैसे मान लो तुम इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हो. मैं गधे, सॉरी टू आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, गधे, तुझे पता भी है रिसर्च क्या होती है? उल्लू के पट्टे. मतलब उस बंदे ने, उस इंस्टीट्यूट में वो बंदा रिसर्च कर रहा है, उस इंस्टीट्यूट में वो बंदा रहकर पूरे रिसर्च को अपना कर रहा है. उसको मतलब फंडिंग बेसिकली बाहर से आती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अपना फंड नहीं होता है. यूजीसी की होती है, सीएसआईआर की होती है अपनी, मतलब हर किसी की अपनी फंडिंग होती है. सो उस तरीके से स्टाइपेंड उन लोगों को मिलता है. Who the hell are you to ask that kid कि भाई मैं कैसे मान लूं कि तुम हो? बेसिकली एक साइन करने के लिए उसकी फाइल अटकी हुई है कि भाई एक साइन करना है, और तुम उस साइन को नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कुछ और मोटिव है. मुझे पता है कि तेरा भाई क्या मोटिव है, Okay. तुझे क्या चाहिए, ठीक है, बिकॉज
आई नो दैट, जो स्टोरी सुन के ही समझ आ जाता है, सरकारी तंत्र में हमने भी काम किया है, ठीक है। तो गधे तू इतना तो सोच कि तेरे को ये चीज शर्म भी नहीं आ रही कि तू एक बंदे का अगर कहीं बाहर कहीं नाम आया किसी कॉन्फ्रेंस, एक तो नॉर्मली नाम आता नहीं है, करेक्ट, अगर किसी बंदे का, it's a matter of privilege. हाँ इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। For the personal person, it's a matter of privilege for the person and the institute. एंड द इंस्टीट्यूट तो मतलब मैं ये कह रहा था इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर बोथ। उस बंदे के सामने ये बात कही गई और मेरा खून इतना खौल गया, मैं कहा भाई मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ इस बंदे से। बट फिर वो गाइड वगैरह से बात करी, गाइड वगैरह ने थोड़ा धमकी वगैरह दी उस बंदे को, तो अपना लिमिट में आ गया। बट ऑडेसिटी देखो भाई, मैं कैसे मान लूँ कि तुम इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हो? भाई तुम एक तो सरकारी कुर्सियां गर्म कर करके तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो, मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा उसमें, और तुम ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से स्टूडेंट्स को परेशान करते हो। दैट्स ट्रू, दैट इज अ ट्रुथ इन इंडिया। और उन इंस्टीट्यूशंस में तो खास तौर से जिन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च का उतना वो नहीं है, बट स्टूडेंट्स आर देयर who are And pursuing maybe those similar PhDs. also to some extent to abroad countries, depending on कौन सी country की बात हो रही है. I will not say जितनी भी countries हैं all of that are doing हाँ हाँ very हाँ, well, तो it really depends. But हम generally जब abroad की बात करते हैं हमारे mind में UK, US, Canada, Europe, ऑस्ट्रेलिया जो है जनरली फॉर इंस्टेंस, इसराइल अभी काफी ज्यादा आ रहा फॉर है। जनरली जो है यही आते हैं. But having said all of that, India has achieved, has made some great achievements. For instance, India ranks second globally in terms of STEM graduates that it produces in the field of STEM. India ranks third globally in terms of the scholarly output and the publications output that is at. India ranks third in that. However, फिर एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की, because of lack of funding to some extent. For instance, India ranks third globally in terms of scholarly output, but India ranks close to 150th, for example, जब हम बात करते हैं number of citations it receives per paper. तो प्रोडक्शन बहुत है, विच मीन्स रिसर्चर्स आर एक्टिव, दे वांट टू डू समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एक इनोवेशन या एक वर्ल्ड कंपेटिटिव लेवल पे जो है लोग कर रहे हैं इंडिया में भी. वी हैव लॉट्स ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स. मैं एस्ट्रोफिजिक्स की ही बात करूं तो, बट वो एक जो है वहाँ पे एक हल्का पड़ जाता है. इंडिया हैज़ एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था इन्होंने 2015 में, विच वॉज अमेजिंग. उससे हमने गैलेक्सीज और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा. इंडिया ने रिसेंटली चंद्रयान जो है 2023 में कराया, विच बेसिकली मेक्स इंडिया ओनली द फोर्थ नेशन जिन्होंने मून पे लैंडिंग रिसीव की है. सॉफ्ट लैंडिंग करी सॉफ्ट लैंडिंग करी और है. पहली कंट्री है जो साउथ पोल पे गई है। Exactly. So it has received some strides, which should serve even a more higher motivation कि अगर आप हमें अगर आप इंडिया में competitive level पे रिसर्च डेवलपमेंट में जीडीपी एलोकेट करे, फंडिंग एलोकेट करे, तो बात कहाँ से कहाँ तक जा सकती है. दैट्स इवन मोर मोटिवेशन. तो मेन एक वो फॉर इंस्टेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव वाज कि इंडिया का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन जो है बढ़े. तो फॉर एग्जांपल अगर आप रीसेंट न्यूज़ देख रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी रिसेंटली न्यूज़ में था, आई थिंक मे बी लास्ट वीक और दिस वीक, कि आईआईटी गुवाहाटी एंड द सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के बीच में कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ है रिसेंटली. आई थिंक आज या कल में गुड़गांव. आईआईटी गुवाहाटी इज वेरी डिफरेंट थिंग आई ऑल टुगेदर. कोविड के टाइम पे मैंने जितनी न्यूज़ आईआईटी गुवाहाटी की पढ़ी और किसी की नहीं पढ़ी. सांस वो बना दे रहे हैं, जो वेंटिलेशन सिस्टम है, सांस वेंटिलेशन सिस्टम बना दे रहे हैं, कुछ और कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे ये लोग. आईआईटी गुवाहाटी के लोग भाई साहब खतरनाक है. इवन गुड़गांव में जो है अभी यूके की एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन, उनका कैंपस जो है अभी गुड़गांव में खुला है, विच मेक्स इट द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस जो इंडिया में ओपन हुआ है. तो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं विच इज़ वेरी नाइस, बट इट शुड, आई थिंक वो जो एक ब्रेक थ्रू है वो इट विल हेल्प अ लॉट अगर बजट जो है फॉर एग्जांपल जो है इम्प्रूव हो. तो आई थिंक दैट एंड ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक के बारे में हमने बात किया. तो लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं सही सही सही. ब्यूरोक्रेटिक बॉटलिंग के नाम से हम लोग थोड़ा कहीं और निकल गए थे क्योंकि थोड़ा हो जाता है, बट these kind of peoples are always बट येस इंडिया में अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो वी हैव टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स कम्पिटिटिव एट वर्ल्ड लेवल. आयुका पुणे हमें पता है,
IIA बैंगलोर इज़ नोन, मैं दोनों जगह गया हूँ। एक एरीज नैनीताल में है शायद, नैनीताल में एरीज, मैं हाँ। गया नहीं कभी बट मैंने सुना बहुत है फॉर इंस्टेंस उस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अब दीपांकर बैनर्जी हैं शायद वहाँ के, शायद जो मेन लीड हैं, ओके, आई गेस शायद वही हैं। तो इनमें से मैं आई होप एरीज कभी जाने का मेरे को भी बहुत मन मौका है। मिले। आयुका पुणे एंड IIA आई हैव बीन। देन यू हैव अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो जो भी एस्ट्रोफिजिक्स में अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। आईसर्स आ जाते हैं, IIT आ जाते हैं, TIFR आता है। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड एंड कई बार काफ़ी हद तक अच्छी रिसर्च भी होती है। फॉर एग्जांपल दीज इंस्टीट्यूट्स आर डेफिनेटली नोन आउटसाइड, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, वो एक ब्रेक थ्रू आएगा। मनी हेल्प्स बेसिकली। मनी हेल्प्स, फंडिंग तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। यस, अच्छे क्योंकि अब researchers सिर्फ होने पेन पेपर पे नहीं बात रह गई रिसर्च की। आपको लैब्स चाहिए होते हैं, आपको टेलीस्कोप्स बनाने हैं, आपको लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम से आपको डेटा प्रोसेस करना है। अच्छा, कई केसेस में आपको वो डेटा भी तभी मिलेगा, मैनी इंस्टीट्यूट्स पूल इन मनी टू बी एबल टू प्रोक्योर दैट डेटा। तो उसमें आप मनी पूल इन करने, वन ऑफ द थिंग्स दैट मनी हेल्प्स इन कि आप हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। सो इवन दोज प्रोजेक्ट्स दैट माइट नॉट गारंटी सक्सेस बट दे आर वेरी इनोवेटिव, तो इट्स वर्थ वाइल परस्यूइंग दोज अगर प्रोजेक्ट्स। कुछ भी ब्रेक थ्रू मिलता तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं नहीं होगा, होगा तो नहीं बट होगा। वो आप गैम्बलिंग, एंड आई एम यूजिंग गैम्बलिंग इन दिस वे इन अ तो वो पॉजिटिव कर वे, सकते हैं। आप तभी करेंगे इफ यू हैव सो मच ऑफ मनी टू स्पेंड। हाँ। बट जनरली वो हाई रिस्क जो है, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इट रिजल्ट्स इन ब्रेक थ्रूज विच आर इम्पोर्टेंट। तो मनी हेल्प्स, लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सही सही सही, ठीक है। मैं उस चीज़ को लाना नहीं चाहूँगा, बट नोबेल प्राइज़ की कुछ बात ला रहा था। अभी मैं उस चीज़ को वापस नहीं लाऊंगा, थोड़ा और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं कि किसी But बच्चे just last thing, I know of places, institutes and people at these places जो जिन्होंने अच्छी PhD करी, जिन्होंने अच्छी रिसर्च करी and who are nice researchers, ऐसी बात नहीं है। You end up finding such people or such situations almost anywhere, but हाँ मे बी on an average एक GDP, एक बजट की वजह से and maybe एक some bureaucratic bottlenecks की वजह से we see Europe, US, maybe other places it might be less, but now things are also changing. For example, इंडिया में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, we just discussed, US ने initially at the start of this year 1/3 रिसर्च फंडिंग जो है वो स्लैश कर दी। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो 1/3 फंडिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द US. That means very vaguely and broadly speaking 1/3 people might lose their job, 1/3 projects might not be pursued. अब उसके क्या रिपरकशंस हो गए इवेंचुअली दैट वील सी। तो बहुत डायनेमिक्स चल रहा है इस रिसर्च अरीना में, बट वील सी हाउ इट इज़। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो आप इसको गारंटी लेके मत चलिए नेसेसरली कि बाहर कहीं भी चले जाएंगे तो अच्छा हाँ, ही होगा। ऐसा नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छे रिसर्च से। तो आपको अपनी करनी पड़ेगी। That's the- और बहुत तरीके से उस चीज़ को चुनना पड़ेगा। Correct. बहुत स्मार्टली चुनना पड़ेगा। आप बात कर रहे थे इंडिया में ही जिन लोगों ने रिसर्च करी है, हमारे क्या नाम है, पंकज जोशी सर हैं, आयुका के जो फाउंडर हैं, हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर सर, इन लोगों ने भी इंडिया में ही रह के रिसर्च करी है। गए होंगे पोस्ट डॉक वगैरह के लिए, बट इंडिया में रह के प्योर अपना जो पढ़ाई करी है वो करी है। अच्छा डॉक्टर ख्याति, अगर जो कोई बच्चा 11th में है, 12th में है, 10वीं में है, 8वीं में है, वो सपना देख रहा है एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने का, क्योंकि इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग, हाउ द यूनिवर्स वर्क, ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पे हमने देखी है, बट आज के टाइम पे उनके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। सो किसी को अगर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, तो उसका पाथ क्या रहेगा इंडिया में अगर कोई बच्चा देख रहा है तो? इंडिया में कोई बच्चा देख रहा है, इंडिया के लिए बाहर या एक जनरल वो एस्ट्रोफिजिक्स बनना चाहता है, बस इंटरेस्टेड एस्ट्रोफिजिक्स बनना है। और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके लिए कि मम्मी पापा को बता सके कि भैया पैसा मिलेगा? सो आई नो मनी जो है वो रिसर्च में जो है वो ऑन एन एवरेज कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस कम ही होगा। अगर आप बाहर भी, फॉर एग्जांपल ठीक है मैंने बोला बाहर जो है समटाइम्स सैलरीज एंड अप बीइंग हायर कंपेयर टू इंडिया, बट अगर आप बाहर जाते हैं फिर आप और लोगों को डिफरेंट प्रोफेशन में देखेंगे बाहर जिनकी सैलरीज आपसे ज़्यादा ही होंगी। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बाहर आपसे ज़्यादा ही सैलरी मिल रही होगी, तो फिर वो आप कंपैरिजन वहाँ भी शुरू कर बेसिकली देंगे। जो रिसर्च है आज के टाइम पे वो थिएटर ऑफ
क्या नाम है अपना, ये हो गया कि थिएटर के लोग जैसे जो गरीबी में ही जी रहे होते हैं, बट गरीबी नहीं है, आई मतलब कि आई विल बता नॉट रहा हूँ से, कंपैरेटिवली राइट राइट, गरीबी। करेक्ट करेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा मनी ड्रिवन है एंड आपको मनी चाहिए, देन रिसर्च में आपको वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं अच्छी मिलेगी। आपको एक जिंदगी मिल जाएगी, एक इज्जत भरी जिंदगी मिल जाएगी, बट आपको अगर रिच बनना है, रिच नहीं बन पाओगे। One thing that I say, I have also said this before, एक underestimated, not much talked about quality of a research profession is that in most of the cases you are your own boss. जो जनरल प्रोफेशंस में आपके बॉस होते हैं या आपको टारगेट डेडलाइंस मिली होती है, आप अपना प्रोजेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, आपको वही प्रोजेक्ट करना है जो टीम कर रही है या वो ऑफिस कर रहा है। रिसर्च में ऐसा नहीं होता है, इट डजेंट मैटर आप एस्ट्रोफिजिक्स कर रहे हैं, आप बायोलॉजी कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, आप अपना प्रॉब्लम खुद चूज़ करते हैं। आपकी मर्ज़ी है आपको उस प्रॉब्लम पे कब तक काम करना है, आपकी मर्ज़ी है आपको और किन किन लोगों को उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करना है। आप कहीं एक ए कंट्री में हैं, आपको उस बी कंट्री साइंटिस्ट के साथ काम करना है, यू कैन राइट एन ईमेल कि मैम सर मुझे आपके साथ काम करना है, विल यू कोलैबोरेट। तो एक वो इंडिपेंडेंस है, कोई डेडलाइंस नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है, आपको जितनी जल्दी उसको परस्यू करना है आप कीजिए, आपको थोड़ा लेट बैक रहना है आप वो लीजिए। तो एक क्वालिटी ऑफ रिसर्च है जो आपने जैसे बोला कि एक बहुत ही एक फुलफिल्ड लाइफ होती है, एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो जनरली वो चीज़ रहती है इस चीज़ में। और मैं आपका पहला क्वेश्चन भूल गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन मेरा था कि किस बच्चे को अगर कैसे करना चाहिए। आप व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि लोग जो है बीएससी एमएससी की लाइन से भी आते हैं, एंड अब वो आप बीएससी एमएससी फिज़िक्स में आपने करी हो या बीएससी एमएससी आपने अलॉन्ग द वे एस्ट्रोफिज़िक्स में कर ली हो, ये दोनों पाथ ही अच्छे हैं। आई हैव ऑल्सो सीन पीपल एटलीस्ट आउटसाइड, क्योंकि मेरा आउटसाइड का एक्सपीरियंस रहा ज़्यादा, तो एक बीएससी एमएससी फिज़िक्स या एस्ट्रोफिज़िक्स की लाइन रहती है। एटलीस्ट बाहर हो सकता है इंडिया में भी ये चीज़ हो, बाहर जो है बीटेक किए हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु डू एंड अप लैंडिंग इन एस्ट्रोफिज़िक्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि एटलीस्ट आजकल जो है सिंस लॉन्ग एक्चुअल में नथिंग रीसेंट डेवलपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या यूजिंग प्रोग्राम्स टू एनालाइज डेटा सेट्स जो है, दिस हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एस्ट्रोनॉमर्स लाइफ। कि सिर्फ आप इतना सारा डेटा है आपके पास, मिलियंस एंड बिलियन स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, इमेजेस हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक कंप्यूटर ही प्रोसेस कर सकता है टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैप द गैलेक्सीज, मैप द यूनिवर्स एंड सो ऑन। तो आप वो एक जनरल पाथ लीजिए, अलॉन्ग दोज पाथ यू एक्सपोज योर सेल्फ टू द करिकुलम, बट एक ओपन ईयर एंड ओपन आई रखिए आप जो जनरली एस्ट्रोफिज़िक्स में हो रही है, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, एंड इवेंचुअली आफ्टर योर मास्टर्स और आप यू अप्लाई फॉर अ पीएचडी। पीएचडी अप्लाई करने के लिए अभी का क्या सिनेरियो, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यूरोप, आई थिंक जनरली यूरोप में यू ट्राई, कुछ स्पेशल वेबसाइट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे जॉब एडवर्टाइज होती है, पीएचडी इज़ अ जॉब। बाहर एटलीस्ट यूरोप में जब आप पीएचडी होते हैं तो आप एम्प्लॉय होते हैं उस यूनिवर्सिटी के, विच मीन्स आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, नॉट स्टाइपेंड। फॉर एग्जांपल यूके में, इंडिया में आई थिंक आपको स्टाइपेंड मिलती है, यूके में भी आपको आई थिंक स्टाइपेंड मिलती है काफ़ी जगह। यूरोप में एटलीस्ट द कंट्रीज दैट आई हैव लिव्ड इन, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, डेनमार्क है, एंड फ्यू अदर कंट्रीज ऑल्सो, आपको सैलरी मिलती है प्रॉपर, आप एम्प्लॉई होते हैं यूनिवर्सिटी के, विच मीन्स आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आपका टैक्स भी कट हो रहा है, तो इट्स अ फुल्ली फ्लेजेड सैलरी। तो देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड AAS जॉब रजिस्टर, वहाँ पे पीएचडी की जो है काफ़ी सारी जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं वर्ल्ड वाइड मोस्टली, आप उसे परस्यू कर सकते हैं। आप जनरली आपको कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ काम करना है, आप उन्हें ईमेल लिखिए, देखिए उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। IELTS TOEFL आई हैव हर्ड कि यूरोप में कई बार चाहिए होता है, आई डोंट थिंक सबके पास होता है या हर बार चाहिए होता है। एटलीस्ट इन माई टाइम बैक इन 2015 अगर आप सिंगापुर में या यूएस में या कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो GRE फॉर एग्जांपल चाहिए होता था, शायद अभी भी चाहिए होता होगा। तो देयर इज़ नो स्पेशल फिज़िक्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसकी बेसिस पे आपको पीएचडी मिलेगी। इट्स जनरली अप्रोच या ये जेनरिक एग्ज़ाम्स जो होते हैं, बाकी इंटरव्यू वगैरह? इंटरव्यू होता है फॉर श्योर। इन माई केस इट वॉज जस्ट अ जनरल एंडोर्समेंट, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं वहाँ पे,
जो आपका प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र आपको हेल्प करता है उसमें। जब आप पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरली नो वंस एक्सपेक्टिंग यू कि आपको रिसर्च पता हो, पर आप फिर भी एक आउट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी आप लिख पाते हैं, आप लिखते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, आप वो लिखते हैं। इवेंचुअली आपका इंटरव्यू होता है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, इट कुड बी अ पैनल ऑफ 3 पीपल, इट कुड बी अ पैनल ऑफ 20 पीपल, जो आपसे मास्टर्स तक की जेनेरिक बातें जो है वो पूछते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली अ वेरी हार्ड इंटरव्यू कि आप वो इक्वेशन बताएं, आप वो इक्वेशन बताएं। इट्स काइंड ऑफ टू गेज आप कितना इंटरेस्टेड हैं, एंड टू गेज कि ठीक है आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सही सही सही। सो बेसिकली एक चीज़ बाहर ये भी है कि एज बैरियर नहीं है। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल हु आर ऑफ द एज ऑफ 45 और 50, दे आर डूइंग पीएचडी। इट्स नॉट दैट अनकॉमन आउटसाइड एटलीस्ट। सही सही सही। तो बाहर की पीएचडीज में हम लोगों को ये मिलता है कि एक तो रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी वो भी अच्छे मिल जाते हैं जो फैकल्टी हैं या जो गाइड हैं हमारे, और कई बार पैसा तो अच्छा मिलता ही मिलता है। पीएचडी करने के बाद जो लाइफ होती है वो किस तरीके की होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, एज अ रिसर्चर आप काम करते हो या एज अ प्रोफेसर आप काम करते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? रिसर्चर एंड एज अ रिसर्चर, एज अ प्रोफेसर, तो नेचुरली ये पाथ तो आपका आगे बनता ही है। पीएचडी में के बाद जनरली इन सम सिचुएशंस आपको डायरेक्टली परमानेंट पोजीशन मिल जाती है डायरेक्टली पीएचडी के बाद, इन सम केसेस एज असिस्टेंट प्रोफेसर और अ परमानेंट रिसर्चर एंड सो ऑन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एज फार एज एस्ट्रोफिजिक्स इज कंसर्न, कि आप 1 या 2 पोस्ट डॉक पोजिशंस तो लेंगे ही। टिपिकली 1 पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर पोजिशन इज टिपिकली फॉर 2 to 3 years. तो 2 पोस्ट डॉक पोजिशंस मीन्स 5 to 6 years। आफ्टर पीएचडी आप 5 to 6 years स्पेंड करेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे आप और एक्सपीरियंस गेन करेंगे। बट मीनवाइल आप अप्लाई करते रहते हैं परमानेंट पोजीशंस के लिए भी नेचुरली। तो एज अ रिसर्चर प्रोफेसर आपने कहा ये बात तो बनता ही है। आजकल काफ़ी लोग डेटा साइंस फील्ड में भी माइग्रेट कर रहे हैं, एटलीस्ट ये इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस आउटसाइड, कुड ऑल्सो बी इन इंडिया, कि लोग डेटा साइंस में माइग्रेट कर रहे हों पीएचडी के बाद। बाहर काफ़ी लोग डेटा साइंस में माइग्रेट कर रहे हैं, प्राइमरीली क्योंकि डेटा साइंस मीन्स एनालाइजिंग डेटा, एंड वो आप पीएचडी में ऑलरेडी कर चुके हैं, एटलीस्ट एट एन एसेंशियल लेवल। जो आप दूसरी कंपनी जाएंगे वहाँ पे डेटा डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा, बट आपको एक अंडरलाइंग अप्रोच पता है कि ठीक है आपको वो कैसे करना है, आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको मॉडल्स डेटा कंपेयर करना है। आई ऑल्सो नो ऑफ अ फ्यू पीपल एटलीस्ट जो स्कूल में टीचर बने, बाहर जो बैंकिंग में भी गए, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में भी काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो लोग पीएचडी के बाद वहाँ भी गए। तो देर आर people go into science communication, for example, naturally, तो which is also a growing field, podcast, influencing and collaborating with different enterprises. तो ये सारी जो हैं ये मोटे तौर पे फील्ड्स रहती हैं। एक पीएचडी वाले का दिनचर्या कैसा होता है जब आप बाहर से पीएचडी कर रहे होते हैं, और किस तरीके का हार्ड वर्क वहाँ पे करना होता है? आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप हार्ड वर्क हार्ड ऑटोमेटिकली वर्क तो करेंगे। ऑटोमेटिकली करना होता है। बट पीएचडी आई अंडरस्टैंड इट टू बी अ टीम वर्क प्राइमरीली बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, एटलीस्ट मैं ऐसे देखता हूँ। नेचुरली आप यू ट्राई एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल रिसर्चर विद योर ओन आइडियाज़ एंड थॉट्स एंड एवरीथिंग, बट क्योंकि पीएचडी में यू आर अ न्यू बर्ड, यू आर ट्राइंग टू फ्लाई अंडर द विंग्स ऑफ योर सुपरवाइजर, तो इट्स अ टीम गेम, टीम एक्सचेंज होती है बहुत ज़्यादा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सुपरवाइज़र से खुश हों, आप अपने सुपरवाइज़र को अच्छे से समझें एंड वो भी आपको समझे। जनरल डेली रूटीन या जनरल चैलेंजेस ये होते हैं जब आप बाहर जाते हैं, नेचुरली एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, द कॉन्टिनेंट हैज़ चेंज्ड, food has changed, water has changed, language has changed. France में it's a French speaking country, everything has changed. तो initial period of possible homesickness हो सकता है and all those things, time to settle in. आपको अपना वहाँ का आधार कार्ड का इक्विवेलेंट बनवाना है, आपको आपके वहाँ का, तो काफ़ी इनिशियल few weeks, couple of months आपके इसी में चले जाते हैं। आपको बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें आपकी सैलरी आएगी, आपको वो सब कुछ, अब बेसिक घर ढूंढना है आपको बाहर, तो आप वो सब करते हैं जिसमें जनरली यूनिवर्सिटीज़ दे हेल्प यू आउट। यूनिवर्सिटीज़ हेल्प यू आउट बिकॉज दे आर यूज्ड टू इंटरनेशनल पीपल कमिंग इन, तो वो आप फेस करते हैं। अगर आप वो सरवाइव कर जाएं फिर आपकी रिसर्च पीरियड स्टार्ट होता है, जब आपके फर्स्ट फ्यू मंथ्स जाते हैं ये समझने में कि मुझे समझना क्या है,
तो आप पहले तो काफ़ी टाइम जाता है क्वेश्चन को ही समझने में कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिगर पिक्चर क्या है. इन पैरेलल आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं बिकॉज योर सुपरवाइजर कीप्स गिविंग यू न्यू एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. बट ये जाता है. इन पर्सनल लाइफ इन पैरेलल आप घर आते हैं तो आपको कुकिंग खुद करनी है. आपकी क्लीनिंग आपको खुद करनी है. मेड्स आर नॉट वेरी कॉमन देयर एंड इफ़ सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो ये सब जो है ये जनरली पर्सनल लाइफ चैलेंजेस भी रहते हैं. यू डोंट हैव ग्राउंड सपोर्ट एनी मोर. यू डोंट हैव फैमिली मेम्बर्स देयर. द क्लोजेस्ट फैमिली सपोर्ट यू हैव इज़ थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स फॉर एग्जाम्पल. तो ये सब चीज़ें नेचुरली जब हम यहाँ होते हैं तो हमें बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि नहीं हमें बाहर जाना है. हमें स्विट्ज़रलैंड या यूएस यूरोप ये सब माइंड में आता है. बट वंस यू इट बिकम्स नॉर्मल ऑफ योर लाइफ तो फिर आप जो है ये सारी चीज़ें देखते हैं. यू स्टार्ट समटाइम्स यू स्टार्ट मिसिंग योर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली. वो सब चीज़ें जो है होती हैं विच इज़ चैलेंजिंग फॉर एवरी वन हु इज़ गोइंग एवरीवेयर. आई एम श्योर विद इन इंडिया भी जो स्टूडेंट्स मूव करते होंगे वो सेम चीज़ फेस करते होंगे. बहुत बड़ी बात नहीं है बट हाँ इट बिकम्स अ चैलेंज ऑफ. और दिनचर्या क्या होती है एक आप सुबह उठते हैं. जो मेरी पीएचडी की दिनचर्या रही, आप सुबह अपना उठे क्योंकि संडेज तो मेरे हिसाब से होते नहीं है. एक कॉन्सेप्ट ऑफ संडे तो होता नहीं है पीएचडी वालों के लिए. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पीएचडी. स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक आई थिंक many people have also opted to work from home. काफ़ी ये हो गया है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हम घर से ही काम कर लें. स्पेशली बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इन एस्ट्रोफिजिसिस्ट टिपिकली डज इज़ हैपनिंग ऑन लैपटॉप. लैपटॉप लेके आप अपने घर में बैठिए, आप लाइब्रेरी में बैठिए, या आपको जो ऑफिस डेजिग्नेटेड है आप वहाँ बैठिए. बट हाँ यू कीप कम्युनिकेटिंग विद योर सुपरवाइजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो टिपिकली दिनचर्या फॉर एग्जांपल रहता है आप सुबह उठते हैं, आप 9 to 5 आप काम कर सकते हैं. समटाइम्स पीपल वर्क few hours in the afternoon, they prefer to work late night for example. वो सब रहता है. ऑफिस आवर्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. आपसे जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 35 to 40 आवर्स काम करें. अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, जो भी उस कंट्री के वर्किंग आवर्स है. बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू यू एंड योर सुपरवाइज़र. कोई अटेंडेंस नहीं लग रही आपकी एज सच कि आप आज प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे. आप बेसिकली सुपरवाइज़र या को सुपरवाइज़र एंड आपके बीच में रहता है. एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी दे आर हैप्पी, यू आर डूइंग गुड इन योर पीएचडी. बट हाँ मेरा रहा कि 9 to 5 समटाइम्स इवन टिल 8 or 9 in the night I used to spend. But that was less out of me being forced and more of my own motivation कि मुझे आज complete करना है, मुझे आज complete करना है. With time your project also becomes like your own small baby which you want to grow, which you want to contribute more. आपको ड्राइव होती है पेपर पब्लिश करने की, आपको ड्राइव होती है कि ओ ये कॉन्फ्रेंस आने वाला है, मैं ये जल्दी से रिसर्च कर लूँ उससे पहले ताकि मैं वो रिजल्ट्स वहाँ दिखा पाऊँ. तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन जो है उस वक्त, आप सेल्फ मोटिवेटेड कितना है, आप डिटर्मिन्ड कितना है, आप डिसिप्लिन कितना है, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर पीएचडी. बढ़िया. एक रिसर्च पेपर अगर हमें लिखना हो क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, स्पेशली जिस पेपर को हम लिख रहे हैं वो कहाँ पब्लिश होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? इट्स रिसर्च पेपर अगर पब्लिश हो चुका है, पब्लिश, दैट मीन्स इट वॉज अ न्यू आइडिया वॉज प्रपोज्ड इन इट्स सम लेवल ऑफ थ्योरी या जो भी है, या कुछ डेटा एनालाइज किया है आपने एंड उसके बेसिस पे आपने कुछ रिजल्ट निकाला है या कुछ प्रिडिक्शन करी है, जो जब अब आपने सबमिट किया है जर्नल में तो एक वो रेफरी के पास जाता है जो उसको बोलता है कि आई अग्री विद इट. बिहाइंड द कर्टन देयर इज़ अ रेफरी जो आपका पेपर पढ़ेंगे. डिपेंडिंग ऑन द जर्नल समटाइम्स इट जस्ट वन रेफरी, इट माइट ऑल्सो एंड अप बीइंग 3 to 5 रेफरीज जो आपका रिजल्ट जो है वो जज करें. व्हेन दे अग्री विच मीन्स आपके पीयर अग्री कर रहे हैं, देन दैट इज़ व्हेन योर पेपर गेट्स पब्लिश्ड. So if you have a new idea, you have analyzed the data, you have done some research, you have interesting result, go ahead and publish. उसमें इतना नहीं है. It's nice definitely initially जब लोग publish करते हैं, they generally publish with some senior people who already have experience in publishing papers because they know कि ठीक है क्या चीज़ questionable हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, so on and so forth. Experience matters for example. So yes, you can submit. You have lots of journal options in astronomy. यूरोप के हैं, यूके के हैं, इंडिया का है, यूएस का भी है. तो
different journals also have different costs of publication sometimes. Some publish free of cost, some charge money for it. नाइस आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं चीज़ें, ठीक है। सो डॉक्टर ख्याति, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आज हमने जो है खुद महसूस किए, खुद जिए। आपके नज़रिए से, आपकी निगाहों से हमने वर्ल्ड को देखा, डार्क मैटर को देखा, गैलेक्सी के फॉर्मेशन को देखा, पीएचडीज़ को देखा, सारी चीज़ों को देखा जो इंडिया में, फॉरेन में किस तरीके से क्या चीज़ होती है। एक कोई एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहते हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको आगे चल के रिसर्च में जाना है, किसी भी तरीके की रिसर्च, चाहे पार्टिकल फिजिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स हो, क्या उनको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी? एक रियलिटी चेक क्या रहेगा? मेरे हिसाब से हम लोगों ने शायद रियलिटी चेक ऑफ एस्ट्रोनॉमी वो भी नहीं किया है, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, कोई बात नहीं। बट रियलिटी चेक क्या रहेगा एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो क्या चीज़ों के लिए तैयार रहे? एक रियलिटी चेक एक जनरल किसी भी स्टूडेंट के लिए जो है, जॉब्स मिलना एंड जॉब्स में सस्टेन करना या जॉब्स परमानेंट होना, इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग इन जनरल, सिर्फ रिसर्च में नहीं, इन जनरल, लाइक आप कहीं की भी बात करें, वेदर इट्स फॉर गुड और फॉर बैड, आई थिंक वो धीरे धीरे ही पता चलेगा कि वो जॉब की जो सिक्योरिटी कम होती लग रही है, वो क्यों है, वो अच्छे के लिए बुरे के लिए है। रिसर्च में नेचुरली आपकी एक, माय अंडरस्टैंडिंग इज़, एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छा होता है, बट रिसर्च में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे वो इंडिया हो चाहे एब्रॉड हो। एब्रॉड भी जॉब परमानेंट पोजीशंस मिलना जो है मुश्किल ही रहता है, बिकॉज मोस्टली दीज आर कैश बर्निंग थिंग्स। कैश बर्न यहाँ पे हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम किसी भी फंडामेंटल चीज़ पे रिसर्च करें, अगर हम किसी भी और चीज़ पे रिसर्च करें, तो कैश बर्निंग हमारी ज़्यादा होती है, बजाय कि वो रेवेन्यू ओरिएंटेड चीज़। करेक्ट। आई मीन एज अ रिसर्चर आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, तो देर इज़ नो रेवेन्यू जनरेशन। सो जनरली जो फंडिंग आती है वो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट से ही आती है। यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोडक्ट, तो देर इज़ नो बिजनेस हैपनिंग बेसिकली। सो वो चीज़ है। बट आप प्लीज़ जो भी जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्टेड हैं, परस्यू इट ऑनेस्टली, उसके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, इफ़ पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। रीड अ लॉट, something that I missed during my childhood or student days is I did not read a lot. एक दो बुक अगर आप recommend Not करना just चाहें। books, read articles, read news related to the field. Just read. आपकी फील्ड में अगर कुछ भी हो रहा है, just get into the habit of reading in general. बट फिर भी आप किताब अगर कोई उनको करना चाहें, एस्ट्रोफिजिक्स की लाखों किताबें आप कोई भी उठा लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। गैलेक्सी है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, यूनिवर्स है, कोई ऐसी नहीं है। आप बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के साथ भी जा सकते हैं, आप कोई अपनी भी, आप अपनी टेक्स्ट बुक ही खुद एक बार पढ़िए। जनरली हम बैचलर्स मास्टर्स में होते हैं तो हम जनरली वही स्टडी करते हैं जो हमारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं हमको, हम खुद एक बार किताब भी नहीं पढ़ते जनरली, क्योंकि दोज टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो एंड अप बीइंग वेरी टेक्निकल। तो इन पैरेलल साइंस कम्युनिकेटर्स होते हैं बहुत सारे, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। आप पॉडकास्ट तो देख ही रहे होंगे, तो आप पॉडकास्ट भी देखें। जैसे एक्सपोज योर सेल्फ टू लॉट्स ऑफ नॉलेज, सॉल्व न्यूमेरिकल्स। एक आप कंप्यूटर की तरफ एक एफिनिटी कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर विल बी वेरी यूज़फुल। आप थोड़ा बहुत जितना भी स्कूल में सीख पाएँ, इवेंचुअली सीख पाएँ, आप घर में थोड़ा बहुत खुद ही को एक्सरसाइजेस कंप्यूटर की दे सकें, पाइथन की, आर की, C++, फोर्ट्रान, जितने भी ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, थोड़ा बहुत कर पाएँ, एंड जस्ट स्टे मोटिवेटेड along that path. Yes. Okay, thank you very much, Dr. Khyati. Thank you for your time. Thank you. Thank you.